ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। देखिए ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या है, इसमें क्या आता है, कैसे समझते हैं। किस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग टू ए आई ओपेरिन के अकॉर्डिंग केमिकल evolution was replaced by organic और biological evolution। AI organic के अकॉर्डिंग केमिकल evolution होता है, उसे रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल evolution के द्वारा। ठीक है, एंड द टर्म ऑर्गेनिक evolution was given by, देखिए ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का जो टर्म है किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने ये कहा कि ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल एंड प्लांट्स डेवलप फ्रॉम सिंपल फॉर्म ऑफ एनिमल एंड प्लांट। इसका क्या मतलब था, सो मीन्स सबसे पहले फर्स्टली इसका मतलब यही था, सबसे पहले क्या बना, ए सेलुलर। ठीक है, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद सेकंड पे सेलुलर, थर्ड पे टिश्यू, फोर्थ पे एंड फोर्थ पे ऑर्गन्स बन के तैयार हो गए। ठीक है, ऐसा कुछ लेवल था जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन हुआ। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग, चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग। फिफ्थ जो थ्योरी थी ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, यहां हमको आइए समझ में आ गई। एआई ऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग केमिकल इवोल्यूशन जो है उसे रिप्लेस कर दिया गया किससे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को सबसे पहले जन्म किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग जो भी कॉम्प्लेक्स प्लांट और एनिमल्स होते हैं किससे ऑब्टेन हुए होते हैं, डेवलप करके सिंपल प्लांट और एनिमल्स। ठीक है, और सबसे पहले इस ऑर्गेनिज्म बने, उसके बाद ऑर्गेनिज्म एंड टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ठीक है, बनके डेवलप होके तैयार हो गए। अब देखिए अब हमारा रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म्स टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप among organisms। ठीक है, रिलेशनशिप किसमें, ऑर्गेनिज्म्स में। ठीक है, सभी लिविंग जो होते हैं वो लिविंग प्रोटोप्लास्ट से कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ऑल लिविंग बीइंग कंसिस्ट ऑफ लिविंग प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, सभी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिराइव करते हैं एनर्जी को कहां से, तो फ्रॉम इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से एनर्जी को डिराइव करते हैं। सभी लिविंग ये चाहते हैं कि उनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कैसा रहे, हमेशा कांस्टेंट रहे। यही तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहते हैं, जिसे हम कॉल्ड होमियोस्टैसिस, होमियोस्टैसिस के नाम से जानते हैं। सभी के पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए, किस कैपेसिटी, तो रीजनरेशन ऑफ सेल की कैपेसिटी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होनी चाहिए, होती है। और प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन से, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन से सभी लिविंग बीइंग अपनी कंटिन्यूटी को क्या करते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ करते हैं, कि लाइफ कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं। ठीक है, समझ में आया रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टॉपिक। अब एक और टॉपिक समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट बार में। ठीक है, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन समझ लेते हैं। और एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में क्या एविडेंस है, देखिए इस बात को प्रूव कर दिया गया that interrelationship between two or more than two species resulting that evolution of new species relate to pre-existing स्पीसीज। ठीक है, देखिए एविडेंस क्या है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के, तो एविडेंस में देखिए प्रूफ, इस बात को प्रूफ किया गया कि जो भी इंटररिलेशनशिप है दो या दो से अधिक स्पीसीज में, वो रिजल्ट है इसका इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ठीक है, जो कि रिलेट करता है प्री-एक्जिस्टिंग स्पीसीज से। ठीक है, अब देखिए हम स्टडी कर रहे हैं होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गेनिज्म में। सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। ठीक है, इसके बाद हम स्टडी करेंगे एनालॉगस ऑर्गन। देखिए होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, और रिचर्ड ओवन साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू रिचर्ड ओवन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसे स्पीसीज which their organ origin इससे ऑर्गन का जो ओरिजिन होता है वो सेम होता है, बट फंक्शन इज
डिफरेंट, लेकिन फंक्शन कैसा होता है तो डिफरेंट होता है, ठीक है। ठीक है, ऐसे स्पीसीज जिनका जो भी ऑर्डर रहता है उसका फंक्शन तो डिफरेंट रहता है, लेकिन उसकी ओरिजिन क्या रहती है, सेम रहती है। एग्जांपल क्या है, फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, एग्जांपल जाएगा फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। और क्या एग्जांपल जाएगा, विंग्स ऑफ बैट, विंग्स ऑफ बर्ड, फ्लिपर्स ऑफ सील, ये सब क्या है एग्जांपल्स थे इसके होमोलॉगस ऑर्डर में, ठीक है। देखिए समझ में आया होमोलॉगस ऑर्डर। अब देखिए एनालॉगस ऑर्डर क्या होता है, होमोलॉगस ऑर्डर में प्लांट की बात है, प्लांट में बॉगनविलिया और थॉर्न ऑफ बॉगनविलिया एंड कैंडिड ऑफ पैसिफलोरा, ठीक है। देखिए थॉर्न ऑफ बॉगनविलिया एंड कैंडिड ऑफ कुकुरबिटा मैक्सिमा, या फिर कैंडिड ऑफ प्रोफिशिया, ओके। इतना समझ में आया। अब देखिए होमोलॉगस ऑर्डर क्लियर हो गया, अब हमें स्टडी करना है एनालॉगस ऑर्डर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट एनालॉगस ऑर्डर। सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट एनालॉगस ऑर्डर। देखिए एनालॉगस ऑर्डर क्या होते हैं, ऐसे स्पीसीज जिनका ओरिजिन डिफरेंट रहता है, फंक्शन क्या रहता है सेम, ओरिजिन इज डिफरेंट बट फंक्शन इज सेम। ओरिजिन क्या रहता है, डिफरेंट रहता है और फंक्शन सेम रहता है, ठीक है। अगर बात करें इनके एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल कौन से हो जाते हैं, विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट, ठीक है। लेकिन फंक्शन तो सेम है ना, ठीक है। विंग्स बर्ड भी विंग्स का यूज करते हैं उड़ने के लिए, फ्लाई इंसेक्ट भी इसका यूज करते हैं, फ्लाई के लिए यूज करते हैं, ठीक है। देखिए ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट और एग्जांपल देखते हैं, ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट एंड लंग्स ऑफ वर्टिब्रेट, ठीक है। ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट है, लंग्स ऑफ वर्टिब्रेट, दोनों रिस्पांसिबल होते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ किसके लिए, एयर के लिए, ठीक है। अब देखिए लेकिन ये ओरिजिन डिफरेंट होती है। और एग्जांपल है स्वीट पोटैटो एंड ट्यूबर ऑफ पोटैटो, स्वीट पोटैटो इनके पास कैसी रूट होती है, मॉडिफाइड रूट होती है, एंड ट्यूबर ऑफ पोटैटो के पास कैसी रूट होती है, तो मॉडिफाइड रूट की होती है, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल किसके हैं, एनालॉगस ऑर्डर की ये भी एग्जांपल्स है, ठीक है। समझ में आया। ये दोनों का क्या मेकिंग होता है, स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड रूट या फिर ट्यूबर ऑफ पोटैटो मॉडिफाइड, दोनों का मेकिंग होता है क्या करना, स्टार्च की मैटर को स्टोर करके रखना, ठीक है। एनालॉगस में होता है रेडिकेट होता है, नॉन एंड होमोलॉगस होता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये समझ लेते हैं। देखिए पहला हम लोगों ने पढ़ा होमोलॉगस ऑर्डर, ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा एनालॉगस ऑर्डर। यही होते हैं होमोलॉगस ऑर्डर जो होते हैं, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। कैसी इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, ठीक है। वही जो एनालॉगस ऑर्डर होते हैं ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, इतना पॉइंट क्लियर है। अब देखिए अब हमें स्टार्ट करना है कनेक्टिंग लिंक पढ़ना, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, चलिए हम समझ लेते हैं कनेक्टिंग लिंक क्या है। अब जो नेक्स्ट करना है ये है कनेक्टिंग लिंक। देखिए कनेक्टिंग लिंक क्या है, सच एक ऑर्गेनिज्म की शेयरिंग सेम कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट टैक्सोनॉमी, ठीक है। सच लिविंग ऑर्गेनिज्म which having same character of two different टैक्सोनॉमी, ठीक है। ऐसे एक ऑर्गेनिज्म जिनके पास दो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी के कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नोन एज व्हाट, कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। एग्जांपल की अगर बात करें, एग्जांपल जाएगा यूग्लिना जो है कनेक्टिंग लिंक किसी से बीच बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है, यूग्लिना, ठीक है। और क्या हो जाएगा एग्जांपल, तो प्रोटोटेरस जिसे हम लंग फिश के नाम से भी जानते हैं, लंग फिश, ये किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन बोनी फिश एंड एम्फीबियंस, कनेक्टिंग लिंक है किसी के बीच का, बोनी फिश और एम्फीबियंस के बीच का, ठीक है। अगर हम बात करें ऑर्निथो राइकस, ठीक है, जिसे हम डक भी कहते हैं, एंड टेकाइवसु, ठीक है, जिसे हम स्प्रिंग एलिगेटर कहते हैं, ये दोनों जो होता है कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। ये कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स, ओके। देखिए कनेक्टिंग लिंक जो होता है वो क्या
इंडिकेट करता है, तो कलेक्टिव लिंक जो होता है वो इंडिकेट करता है, इंडिकेट दी पाथ ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका क्या पाथ है, ठीक है, ये वन इंडिकेट करता है, कलेक्टिव लिंक ही इंडिकेट करता है, ठीक है। तो कलेक्टिव लिंक की भी हमारी टॉपिक जो थी वो फिनिश हो गई, ठीक है। अब हमें स्टडी करना है वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में, ऐसे कौन सी ऑर्गन है बॉडी में जिनका कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में स्टडी करना। वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, देखिए ऐसे ऑर्गन्स जो कैसे होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स जिनका कोई रोल नहीं होता है, जिनका कोई फंक्शन नहीं होता है बॉडी में, ठीक है, बट फंक्शन जो होता है एंसेस्ट्रल स्पीसीज में रहता है, ठीक है। नॉन फंक्शनल इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में कोई फंक्शन नहीं रहता है, बट फंक्शनल इन एंसेस्ट्रल स्पीसीज, ठीक है। पूर्वजों में इसका यूज रहता है, फिर क्या होता है, इवोल्यूशन जाता है, इसका यूज धीरे-धीरे कम हो जाता है, ठीक है। इसका यही मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि इवोल्यूशन होता है स्पीसीज की वजह से, ठीक है। मतलब इवोल्यूशन वेस्टिजियल ऑर्गन क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट करता है, इंडिकेट द इवोल्यूशन of ancestor species origin to new species origin, ठीक है। समझ में आ गया वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है। अब देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन का टॉपिक भी हमारा फिनिश हो चुका है। अब हमें स्टडी करना है एटॉमिक और रिवर्जन, ठीक है। इसे हम रिकैपिटुलेशन थ्योरी भी कहते हैं। देखिए समझते हैं इसके बारे में, एटॉमिज्म और रिवर्जन, इसे हम रिकैपिटुलेशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिए ये कैसी थ्योरी है, इसमें क्या बताया गया, अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट हैकर साइंटिस्ट, क्या बताया अर्नस्ट हैकर साइंटिस्ट ने, इनके अकॉर्डिंग क्या है, रीअपियरेंस ऑफ some ancestor organ which having completely disfigured organ is present as a vestigial organ। देखिए आज टाइम के अकॉर्डिंगली अपीयरेंस हो जाना किसी एंसेस्टर ऑर्गन का, किसी के पास कंप्लीटली डिसअपियर्ड ऑर्गन प्रेजेंट होने के किस तरीके से, तो एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, ओके। देखिए एग्जांपल क्या है, बर्थ ऑफ ह्यूमन बेबी विद अ स्मॉल नेम, ठीक है। एग्जांपल हो जाएगा बर्थ ऑफ ह्यूमन बेबी विथ ए स्मॉल नेम, ठीक है। इंसान के बच्चे का जन्म हो जाना कैसे, छोटी सी पूंछ के साथ, ठीक है। डेवलपमेंटल पावर ऑफ मूविंग, डेवलपमेंटल पावर ऑफ मूविंग बिना इन सम पर्सन, जैसे हम किसी इंसान को देखते हैं तो वो अपने कान को क्या करते हैं, यूज कर पाते हैं, ठीक है, हिला पाते हैं, तो उनके अंदर ये सब कैसे हुआ, क्योंकि वो एटॉमिज्म है, मतलब ठीक है। जैसे पहले हम लोग का ये मानना है कि जो हम लोग हमारे एंसेस्टर्स एक तरीके से कह सकते हैं कि क्या करते हैं, हम लोग आए चिंपांजी वगैरह, लेकिन उनके पूंछ हुआ करती थी, ह्यूमंस की डेवलपमेंट चिंपांजी से हुई है, ऐसा हम लोग के हिस्ट्री में बताया जाता है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वही बताया गया है। इसमें एटॉमिज्म में यही है कि उनकी थोड़ी बहुत भी कठिनाई आ जाना, जैसे कि किसी बच्चे का जन्म होता है उसमें कुछ पाई जा रही है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो अपने कानों को हिलाने की क्षमता रखता हो, ठीक है, तो इसका साफ मतलब है कि उनके अंदर एटॉमिज्म हुआ है, यानी उनके पूर्वजों से कुछ उनके ऑर्गन्स डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है एटॉमिज्म, ठीक है। इसके दो एग्जांपल मैंने नोट कर दिए और ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है। सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या है, चलिए हम इन्हें समझते हैं। ऐसे एविडेंस जो बेस्ड होते हैं किस पे, बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव डेवलपमेंटल स्टडीज, ठीक है। किस पे बेस्ड रहता है, तो कॉम्पिटिटिव डेवलपमेंटल स्टडीज पे बेस्ड ऑन रहता है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस रहता है, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है दैट ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल फ्रॉम platyhelminthes to class mammals having common character and their body organization is consist with 3 layers which originated from embryological एविडेंस, ठीक है। देखिए एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस ये इंडिकेट करता है जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, कहां से, प्लेटीहेल्मिंथेस से लेकर क्लास मैमल्स तक, उनके
पास कॉमन का कैरेक्टर होता है, कॉमन कैरेक्टर की कॉर्डिनेशन होती है, कंस्ट्रक्ट कितने ऐसे जो ओरिजिनेट होता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। अब बात करें फिश एम्फीबियन पिग, लेकिन हम बात करें फिश एम्फीबियन पिग हॉर्स ह्यूमन बींग्स, ये सभी जो होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होती है, ठीक है। देयर कॉमन कैरेक्टर्स आर सिमिलर जाइगोट एंड मार्गर, देखिए किसकी किसकी होती है, तो फिश एम्फीबियन पिग हॉर्स ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ऑल दिस इन सभी के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स आर सेम, ठीक है। सेम लिख लीजिए या फिर आप यहाँ पे सेम के बदले कॉमन भी बोल सकते हैं, कॉमन होता है, ठीक है, एक समान होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब हमें समझना है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, देखिए पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं। देखिए फॉसिल्स, फॉसिल्स किसके फॉसिल्स, तो पेट्रिफाइड remaining of the hard part of the ancient organism, इसे कहाँ प्रिजर्व किया गया है, प्रिजर्व इन सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक में इसे क्या किया जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो डील करती है फॉसिल्स की स्टडी ऑफ फॉसिल्स से, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी की इस ब्रांच को हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उस ब्रांच को हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। और अगर हम बात करें कि पैलियोंटोलॉजी बायोलॉजी की ब्रांच है, इसके फादर कौन है, तो फादर है प्रोफेसर बिरबल साहनी, ठीक है। देखिए पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस क्या है, तो फॉसिल्स, किसकी फॉसिल, टेरिफाइड रिमेनिंग हार्ड पार्ट, जो कि हार्ड पार्ट है किसी एंशिएंट ऑर्गेनिज्म के, उनकी जो फॉसिल्स है उसे प्रिजर्व करके रखा जाता है कहां, सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है। और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसमें हम ऑल ओवर स्टडी करते हैं फॉसिल्स के बारे में, उसे कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी के फादर है प्रोफेसर बिरबल साहनी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए जो भी एविडेंसेस इवोल्यूशन के बेस्ड होते हैं, ठीक है, जो नॉलेज देते हैं फॉसिल्स की, उसे हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। देखिए जो एविडेंस नॉलेज देते हैं किसकी, नॉलेज ऑफ फॉसिल्स, ऐसे एविडेंस को क्या कहते हैं, नोन एज पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। क्लियर है ना। देखिए पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस क्या है, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस क्या है, फॉसिल्स क्या है, तो फॉसिल्स होते हैं जो कि हार्ड पार्ट है, ठीक है। फॉसिल्स होता है जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो कि आपको प्लांट या फिर एनिमल जिनकी डेथ हो चुकी है और रॉक्स के अंदर, चट्टानों के अंदर क्या है, क्या उसमें डी हो चुकी है, उनकी स्टडी में क्या कहते हैं पैलियोंटोलॉजी का। पैलियोंटोलॉजी का फादर कौन है, प्रोफेसर बिरबल साहनी। और फॉसिल्स के बारे में जहां से हमें नॉलेज मिलता है उस एविडेंस को हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट आर्कियोटेरिक्स। So now we have to study about Archaeopteryx. What is Archaeopteryx? Archaeopteryx क्या है, देखिए इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो अपीयर एज लिजार्ड, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर की हम बात करें, बॉडी स्ट्रक्चर, तो ये अपीयर एज अ लिजार्ड, ठीक है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, लिजार्ड की तरह होता है, ठीक है। इनका आर्कियोप्टेरिक्स का, ठीक है, लिजार्ड की तरह होता है और कभी कभी कुछ केसेस में एक इसी तरह से भी होता है, ठीक है। ये लिजार्ड और ऐसे कॉम्बिनेशन का बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनका मतलब ये है, ये इंडिकेट करता है कि कनेक्टिव लिंक किसी लिजार्ड और ऐसे, ठीक है। तो आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, कनेक्टिव लिंक है बिटवीन लिजार्ड एंड एवेस, ठीक है। क्लियर हो गया आर्कियोप्टेरिक्स, कोई डाउट नहीं है आर्कियोप्टेरिक्स में, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, तो इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है लिजार्ड और एवेस की तरह होती है, ठीक है। ये इसलिए हम कनेक्टिव लिंक कहते हैं लिजार्ड और एवेस, ठीक है। हमें पढ़ना है फाइलोजेनेटिक स्टडीज, फाइलोजेनेटिक स्टडीज क्या होती है, देखिए इसमें समझते हैं क्या है। देखिए फाइलोजेनिक ये इवोल्यूशनरी स्टडी है किसी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। अगर हम बात करें फाइलोजेनिक क्या होता है, इवोल्यूशनरी स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फाइलोजेनिक क्या है, क्लियर की स्टडी है किसी भी इवोल्यूशनरी स्टडी किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। इट कैन बी ट्रेस्ड बाय फॉसिल्स इन डिफरेंट पीरियड, देखिए ये ट्रेस किया है फॉसिल्स से, ट्रेस्ड बाय फॉसिल्स इन डिफरेंट पीरियड्स। देखिए मतलब क्या हुआ इसका कि कैसे कैसे चेंजेस आए, ठीक है, कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, ये सब हम इससे पढ़ते हैं तो फाइलोजेनेटिक स्टडीज में ही पढ़ते हैं, ठीक है। कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे चेंजेस आए, जैसे कि हम जिराफ की बात करें तो जिराफ की डेवलपमेंट पहले क्या होता था, छोटी बात है, ठीक है। लेकिन जैसे ग्रासेस खत्म हो गई और उन्हें हाई लेंथ के ट्री से क्या करना पड़े, लीव्स को पिक करना पड़ा ईट करने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे उनके अंदर धीरे धीरे करते जनरेशन बहुत टाइम के बाद इवोल्यूशन को और धीरे धीरे करते क्या होने लगी, लंबी होने लगी, उनके पास लॉन्ग टाइम हो गई। तो ये क्या है फाइलोजेनेटिक स्टडी, इससे हमें कैसे पता चला, तो ये चीजें हमें पता चला इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशनरी स्टडी की गई तब पता चला कि कैसे जिराफ की डेवलपमेंट लंबी होने लगी, ठीक है। तो फाइलोजेनेटिक स्टडी किया हो गया, कोई और नहीं फाइलोजेनेटिक स्टडी में। अब हमें पढ़ना है जूलॉजिकल टाइम स्केल, देखिए जूलॉजिकल टाइम स्केल क्या है वो भी समझ लेते हैं। ओके सो
जूलॉजिकल टाइम स्केल क्या है? देखिए जूलॉजिकल टाइम स्केल बता रहा है कि एज ऑफ अर्थ की अगर बात करें, एज ऑफ अर्थ, हमारे अर्थ की एज क्या है? तो लगभग 4500 मिलियन ईयर है। ठीक है, ये बता रहा है कौन? जूलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, द फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड वाटर। ठीक है, फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, ओरिजिनेटेड इन, कहाँ हुई सबसे पहले लाइफ ओरिजिनेट? तो वाटर में। ठीक है, देखिए जूलॉजिकल टाइम स्केल जो होता है ये सीक्वेंस शो करता है। ठीक है, सीक्वेंस शो करता है एंड ड्यूरेशन भी शो करता है। ठीक है, सीक्वेंस में और कितने टाइम पे कैसे कैसे चेंजेस आए ये सब कौन शो करता है? जूलॉजिकल टाइम स्केल शो करता है। ठीक है, अब सुनिए जूलॉजिकल टाइम स्केल को हम लोग कहते हैं ईरा। ठीक है, इसे हम लोग आल्सो नोन एज ईरा। ठीक है, इसे हम ईरा नाम से भी जानते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूट होता है टोटल 5 सेगमेंट में। आर्कियोजोइक, प्रोटेरियोजोइक, पैलोजोइक, मीसोजोइक एंड सिनोजोइक। ठीक है, तो देखिए ये सारी याद है, प्रोटेरियोजोइक, पैलोजोइक, मीसोजोइक, सबके बारे में डिटेल स्टडी करना है। पर अभी हमें हमारे क्लास के बारे में स्टडी करना है कि क्या पूछेगा ये एग्जाम में। ओके वेल स्टूडेंट्स, अब हमें करना है बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, बायो जियोग्राफिकल एविडेंसेस। ठीक है, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस क्या है? देखिए इसे समझते हैं। एविडेंसेस मतलब समझ में आ चुका है क्या? ठीक है, तो देखिए बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस इज बायोलॉजिकल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल प्लांट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ये हमारा बायोजियोग्राफी क्या है? अगर हम बात करें बायो जियोग्राफी, तो बायोजियोग्राफी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन डिफरेंट पार्ट और। ठीक है, ये शो करता है इंटरनली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, देखिए फर्स्ट टाइम बायोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कवर किया, डॉक्यूमेंटेड किया गया, डिस्कवर किया था। ठीक है, डिस्कवर भी कह सकते हैं, डॉक्यूमेंटेड भी कह सकते हैं बाय चार्ल्स डार्विन। और कहाँ किया था? तो गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, ये गैलापागोस आइलैंड घूमने गए थे और वहीं पे उन्होंने बायोलॉजिकल एविडेंसेस को डॉक्यूमेंट किया, डिस्कवर किया। ये समझते हैं डार्विन फीचर्स के बारे में। ठीक है, देखिए इसी बायोलॉजिकल एविडेंसेस को डिस्कवर किया या फिर हम लोग कह रहे थे किसने डॉक्यूमेंटेड किया? किसने? भाई चार्ल्स डार्विन। ठीक है, एक थ्योरी है, देखिए चार्ल्स डार्विन ने इसे डिस्कवर किया। एक थ्योरी है, जिस थ्योरी का नाम है डार्विन फिंचर्स। ठीक है, ये एक स्टोरी टाइप का है डार्विन फिंचर्स की थ्योरी। देखिए इसमें क्या बताया गया है? डार्विन चार्ल्स डार्विन ने क्या बताया? चार्ल्स डार्विन जो है ना वो गैलापागोस आइलैंड पे घूमने गए। ठीक है, कहाँ गए थे? गैलापागोस आइलैंड पे घूमने गए थे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी स्पीशीज देखी प्लांट की और बहुत सारी स्पीशीज देखी एनिमल्स की। इन्होंने स्पीशीज देखी किसकी? स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स की इन्होंने बहुत सारी स्पीशीज देखी। ठीक है, और एक्सप्लेन किया कि क्लास एवरेज में डिफरेंट बर्ड्स आती है। ठीक है, जिनकी फीचर्स जो होती है मॉडिफाई होती है अलग अलग टाइप में। ठीक है, ट्यूब क्लाइमेटिक कंडीशन में। और इन्होंने क्या किया? एक्सप्लेन किया क्या कि क्लास एवरेज में कौन आता है? क्लास एवरेज में आती है बर्ड्स। ठीक है, तो अलग अलग बर्ड्स की जो फीचर्स होती है, फीचर्स जो होती है इनकी वो डिफरेंट होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैसे बर्ड जहां पे रहेगी उसकी फीचर्स ऐसे रहेगी, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डेवलप की रहेगी, अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी होगी। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि जो बर्ड्स होती हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में उनकी फीचर्स अलग अलग टाइप की रहती हैं। ठीक है, इनकी फीचर्स जो होती हैं वो इंसेक्ट ईटिंग, वुड पिकर और सीड ईटिंग टाइप में अलग अलग डिफरेंशिएट होती हैं। किस फॉर्म में? तो इन द फॉर्म ऑफ इंसेक्ट ईटिंग। कुछ ऐसी बर्ड रहेंगी जो क्या करेंगी? इंसेक्ट्स को ईट करती हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट ईटिंग टाइप की उनकी फीचर्स रहेगी। ठीक है, कुछ होती हैं जो कि वुड पिकर्स। ठीक है, तो इनके फीचर्स अलग टाइप के रहेंगे और सीड ईटिंग बर्ड के फीचर्स अलग टाइप के रहेंगे। ये सब चीजें हमने देखा कहां पे? तो गैलापागोस आइलैंड में। किसने देखा? चार्ल्स डार्विन ने देखा। ठीक है, डार्विन फिंचर्स की थ्योरी समझ में आ गई। चार्ल्स डार्विन ने डार्विन फिंचर्स की थ्योरी थी जब गैलापागोस आइलैंड घूमने गए थे। ठीक है, ये सब कुछ देखा, फिंचर्स होती है अलग अलग टाइप की होती है अकॉर्डिंग क्लाइमेटिक कंडीशन। ओके, सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट discontinuous distribution. Okay, so let's start discussing about discontinuous distribution. Discontinuous distribution. ठीक है, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है देखिए हम समझते हैं इसके बारे में। ओके, तो इसे स्टार्ट करने से पहले आपका श्योर कर लीजिए कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए क्लास 9 क्लास के सभी स्टूडेंट्स में। ओके, देखिए डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कि कहां के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉमन एंसेस्टर्स इनहेरिट different geographical
area and differ from each other, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं known as discontinuous डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्लियर? व्हाट इज कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देखिए, जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक ही एंसेस्टर के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इनहेबिट करते हैं डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में, यहां तक कि वो एक दूसरे से भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ठीक कॉमन एंसेस्टर के अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया को इनहेबिट करते हैं, इनफैक्ट वो एक दूसरे से भी अलग होते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं डिसकंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके लिए रेटिकुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन हमें समझना है, लेकिन सबसे पहले डिसकंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया, अब हमें समझना है रेटिकुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए रेटिकुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ठीक है, देखिए when some unique organisms are confined in a same part of world due to their hybridate isolation। ठीक है, किस तरह के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, तो सम ऑर्गेनिज्म दोनों एक दूसरे से मैच कर रहा है, सम ऑर्गेनिज्म ठीक है अलग सेम एंसेस्टर के, ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम एंसेस्टर इनहेबिट सम ज्योग्राफिकल एरिया, सम जियोग्राफिकल एरिया एंड सेम एज ईच अदर, क्यों? ड्यू टू हाइब्रिडेट आइसोलेशन। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं नोन एज व्हाट? रेटिकुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, रेटिकुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। देखिए, जब हम कुछ ऑर्गेनिज्म एक ही एंसेस्टर कॉमन एंसेस्टर कुछ ऑर्गेनिज्म होता है वो इनहिबिट करते हैं कुछ ज्योग्राफिकल एरिया को, लेकिन वो एक दूसरे से कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं, क्यों सेम रहते हैं? हाइब्रिडेट आइसोलेशन की वजह से, तो इसे हम कहते हैं रेटिकुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। इसी प्रोसेस को कहते हैं, इसी डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं रेटिकुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टडी अबाउट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, देखिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है? द फॉर्म ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज। ठीक है, कैसा? इवोल्यूशनरी चेंज evolutionary change in which natural selection can induce, in which natural selection can induce animal up to two different group, दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के ग्रुप का, ठीक है, एनिमल्स का सिलेक्शन, ठीक है, टू अंडरगो सिमिलर एडाप्टेशन, और उनमें क्या हो जाना? सिमिलर एडाप्टेशन। ठीक है, दो अलग अलग ग्रुप के थे, लेकिन हुआ क्या? उनमें हुआ सिमिलर एडाप्टेशन। ठीक है, क्यों हुआ? तो फॉर सर्वाइवल इन सेम हैबिटेट। ठीक है, एक ही हैबिटेट में रहने की वजह से उनमें सिमिलर एडाप्टेशन हो गया, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं नोन एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखिए कन्वर्स का मतलब क्या होता है? कन्वर्स मतलब होता है समानता। ठीक है, देखिए ये एक क्या है? कोई हैबिटेट है, ठीक है, ये अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, अलग हैबिटेट के अलग अलग, लेकिन सबको रहना है इसी हैबिटेट पे। ठीक है, इसी वजह से, इसी कारण से कि सबको रहना है इसी हैबिटेट पे, तो इनको भी इसी में रहना है, सबको क्या रहना है? एक ही हैबिटेट रहना है, और जब एक ही हैबिटेट रहना पड़ेगा तो इन चारों को इसी हैबिटेट की तरीके से क्या करना पड़ेगा? उनको सर्वाइव करने की कैपेसिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी, और जब ये कैपेसिटी आ गई तो इसी इवोल्यूशन को कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब समझना बायोकेमिकल एविडेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट बायोकेमिकल एविडेंसेस। बायोकेमिकल एविडेंसेस, ठीक है, देखिए बायोकेमिकल एविडेंसेस क्या होते हैं? अभी हम बायोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ के आए हैं, ठीक है, हमें पढ़ना है बायोकेमिकल एविडेंस क्या होते हैं। देखिए ऐसे एविडेंस जो बेस्ड होते हैं सिमिलर बायोकेमिकल रिएक्शन पे, ठीक है, बेस्ड ऑन सिमिलर बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, बायोकेमिकल एविडेंसेस होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन के एविडेंस होते हैं। एग्जांपल हो जाएगा बेस्ड होते हैं, एग्जांपल हो जाएगा प्रोटीन एंड जीन्स। ठीक है, इसके हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हो जाएगा प्रोटीन एंड जी। ठीक है, ये बायोकेमिकल क्या है? रिएक्शन होते हैं प्रोटीन जीन बायोकेमिकल एविडेंस ये होगा। ठीक है, अगर बात करें एंजाइम की, ठीक है, अगर हम बात करें एंजाइम की, देखिए सिमिलर एंजाइम of different animals are similar in their chemical nature। ठीक है, इनफैक्ट नेचर एंड मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, जैसे अगर बात करें अमाइलेज की, ठीक है, अमाइलेज एंजाइम जो है स्टार्च बनाता है, ठीक है, और इसका ईट हो जाता है इन विच माल्टोज, है ना। और अगर बात करें ट्राइप्सिन एंजाइम की, तो इसका स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है प्रोटीन से और ईट कर जाता है तो इन विच प्रोटीएज
एंड पैपोस। ठीक है, क्लियर हो गया बायोकेमिकल एविडेंस से कि बायोकेमिकल एविडेंस टॉपिक क्लियर हो गया है। देखिए इसमें ब्लड और लिम्फ की बात करें तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड लिम्फ एंड देयर फंक्शन आर सिमिलर डिफरेंट पार्टिकल्स। ठीक है, लेकिन अलग-अलग पार्टिकल ब्लड का फंक्शन सेम ही रहेगा ना, ब्लड का फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, ब्लड का फंक्शन जो होता है सभी के सभी पार्टिकल्स में सेम रहता है। ठीक है, तो देखिए बायोकेमिकल एविडेंस क्या है, तो बेस्ड किस पे बेस्ड होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन पे। एग्जांपल हो जाएगा बायोकेमिकल एविडेंस का प्रोटीन और जी। ठीक है, एंजाइम की हम बात करें, एंजाइम होते हैं सिमिलर एंजाइम होते हैं अलग-अलग एनिमल्स में भी कैसा वर्क करेंगे, सिमिलर वर्क करेंगे। ठीक है, सिमिलर टाइप का नेचर और फंक्शन का सेम होने का आइए समझते हैं। बात करते हैं स्टार्ट से इंडिविजुअल आ जाता है मैक्रोमेटिक रिलेशन के बाद प्रोटीन को प्रोटीज और पैपोस। ठीक है, और ब्लड वाली की बात है फिर सब में सेम होता है, चाहे कोई भी पार्टिकल सब में ब्लड का फंक्शन सेम रहता है। ठीक है, अब देखिए हमें पढ़ा एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन, देखिए एडाप्टिव रेडिएशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, इस एक ऐसी प्रोसेस है तो इवोल्यूशन होता है इसमें। ठीक है, लेकिन इवोल्यूशन ऑफ सेम स्पीशीज और डिफरेंट, तो इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, कहां पे, तो इन ए गिवन जो जियोग्राफिकल एरिया दिया हुआ है उसी जियोग्राफिकल एरिया में इवोल्यूशन हो जाना अलग अलग स्पीशीज का। ठीक है, इन विच डिफरेंट मेंबर ऑफ सेम एंसेस्टर, इन विच different member of same ancestors are evolved along different lines of different habitats of same area। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डार्विन फिंचेस। ठीक है, देखिए समझ में आया एडाप्टिव रेडिएशन क्या है, तो एडाप्टिव रेडिएशन इन द सेंस इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज का इवोल्यूशन हो जाना किसी गिवन जियोग्राफिकल एरिया है, पर्टिकुलर एरिया में जहां पे डिफरेंट मेंबर्स जो है सेम एंसेस्टर के वो इवॉल्व होते हैं, कहां पे डिफरेंट लाइन ऑफ डिफरेंट हैबिट ऑफ सेम एरिया, हैबिट तो डिफरेंट रहेगा, एरिया का रहेगा सेम रहेगा। एग्जांपल यहां डार्विन फिंचेस। ठीक है, वैसे वैसे एग्जांपल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें पढ़ना है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन टोटल 4 थ्योरी है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की कौन कौन सी थ्योरी है, देखिए एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, कन्फर्मेड इवोल्यूशन डज अकॉर्ड, देखिए एविडेंस जो भी हम लोग बड़े जियोग्राफिकल और बायोलॉजिकल बहुत सारे एविडेंस हमने जस्ट स्टडी किया है। ठीक है, तो इवोल्यूशन के जो भी एविडेंसेस हैं वो यही बताते हैं कि इवोल्यूशन जो होता है वो सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेकर मॉडिफाइड और कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी इवोल्यूशन होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब में इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो कुछ इवोल्यूशनरी थ्योरी है, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरीज explain the complexity of an organism। ठीक है, लेकिन कितनी थ्योरी होती है, टोटल 4 थ्योरी है। ठीक है, सबसे पहले है लेमार्किज्म, जिसे हम थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, सेकंड है डार्विनिज्म, डार्विनिज्म जिसे हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है, थर्ड है म्यूटेशन, जिसे हम थ्योरी ऑफ डी ब्रीज के नाम से जानते हैं। और लास्ट है नियो डार्विनिज्म ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जिसे हम सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये 4 थ्योरीज हैं जिन्हें हमें कभी स्टडी करना है। यही है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। लेमार्किज्म आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस, सेकंड वन इज डार्विनिज्म आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ डी ब्रीज, न्यू डार्विनिज्म ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट आल्सो नोन एज सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सो ओके, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट लेमार्किज्म थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस। फर्स्ट वन इज लेमार्किज्म थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, लेमार्किज्म जिसे हम थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं, ये कैसे थ्योरी है, क्या बताया गया है, देखिए इसको सबसे पहले इस थ्योरी को लाया था, ठीक है, प्रपोज बाय नेचुरलिस्ट साइंटिस्ट जिनका नाम था जे.बी. लेमार्क। ठीक है, कब लाए थे, तो 1809 एडी में थ्योरी है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, और इनकी एक फेमस बुक थी। ठीक है, जिस बुक में इन्होंने नोट कर दिया अपनी पूरी कॉन्सेप्ट को,
जिसका नाम था फिलोसॉफिक जूलॉजी। फिलोसॉफिक जूलॉजी नाम की इनकी बुक थी, क्योंकि जेपी लेगार की जो 1809 में थ्योरी लगाई थी अपनी फिलोसॉफिक जूलॉजी नाम की बुक में क्या किया, नोट कर दिया। ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस और वेरिएशन डेवलप इन बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉर्मल कैरेक्टर्स। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग चेंजेस जो हो रहे हैं बॉडी में, चेंजेस और वेरिएशन जो भी हो रहे हैं बॉडी में, ठीक है, कहां से हो रहे हैं, तो फ्रॉम नेचुरल कैरेक्टर्स। ठीक है, कहां से हो रहे हैं, तो नेचुरल कैरेक्टर्स से हो रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू change in environment, the functioning of use and disuse of organs। देखिए, इन्होंने ये कहा कि जो भी चेंजेस या वेरिएशन हो रहे हैं वो नेचुरल कैरेक्टर से ही हो रहे हैं, इसके रिस्पांस में चेंज हो रहे हैं इन्वायरमेंट और फंक्शन। अगर देखिए किसी भी ऑर्गन का यूज अगर हो रहा है तब तो वो ऑर्गन नेक्स्ट मतलब इवोल्यूशन के टाइम पे रहेगा बॉडी में। ठीक है, और अगर किसी ऑर्गन का यूज नहीं हो रहा है तो जनरेशन टू जनरेशन टाइम खत्म होने के बाद जो इवोल्यूशन हो रहा है उस इवोल्यूशन में वो ऑर्गन क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, बॉडी में शो नहीं होगा। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग टू लेमार्किस। ठीक है, लेमार्किस में थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, तो चलिए हम पोस्टुलेशन ऑफ लेमार्किस को समझते हैं। अगर बात करें पोस्टुलेशन ऑफ लेमार्किस, तो देखिए सबसे पहला पोस्टुलेशन क्या है, तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ठीक है, कि अगर ऑर्गन यूज में है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में शो करेगा, अदरवाइज इवोल्यूशन होगा तो ऑर्गन डिसअपीयर कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, किसकी हाइट कितनी लंबी रहेगी। ठीक है, ये सभी क्या है, पोस्टुलेशन ऑफ लेमार्किस में ही है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, अगर हम बात करें इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की, तो ये भी क्या है, पोस्टुलेशन ही है लेमार्किस का। ठीक है, और लास्ट पोस्टुलेशन क्या है, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट डेवलप इन न्यू स्पीशीज, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट डेवलप इन न्यू स्पीशीज। ठीक है, समझ में आया पोस्टुलेशन लेमार्किस का। सबसे पहला है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, सेकंड वन इज टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, थर्ड वन इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड फोर्थ वन इज डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट डेवलप इन न्यू स्पीशीज। ओके, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट एविडेंसेस इन फेवर ऑफ लेमार्किस। लेकिन लेमार्किस ने ये कहा कि डिसयूज ऑफ ऑर्गन से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, टेंडेंसी टू इंक्रीज इवोल्यूशन। अभी हमने फोर्थ पोस्टुलेट दी है, इन सब में इवोल्यूशन होता है। तो आखिर इनके थ्योरी को, ठीक है, इनकी बातों को, लेमार्किस की बातों को कोई तो होगा जो प्रूव कर रहा होगा किसके फेवर, मतलब किसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ पोस्टुलेट्स हैं। चलिए हम समझते हैं कि एविडेंसेस कौन कौन से हैं जो फेवर में है लेमार्किस के। एविडेंसेस इन फेवर ऑफ लेमार्किस। देखिए लेमार्किस के फेवर में कौन कौन से एविडेंस है, तो सबसे पहले दो एविडेंस है जिराफ। ठीक है, और सेकंड होता है स्नेक। यही दो एविडेंस है किसके अकॉर्डिंग, तो लेमार्किस की थ्योरी में। ठीक है, फर्स्ट है जिराफ और सेकंड है स्नेक। जिराफ की गर्दन पर लंबा हो जाना और स्नेक के पैरों का गायब हो जाना, यही फेवर है लेमार्किस का। ठीक है, देखिए जिराफ जो है डेवलप आज के टाइम में हम देखेंगे तो जिराफ की नेक, देखिए सबसे पहले जिराफ की नेक कैसी होती थी, शॉर्ट नेक, और जब इवोल्यूशन हुआ तो उसकी जो नेक हो गई वो कैसी हो गई, लॉन्ग नेक हो गई। ठीक है, वही अगर स्नेक की बात करें तो स्नेक के पास पहले लेग्स हुआ करते थे, हैविंग लेग्स। आज के टाइम में स्नेक के पास हैविंग नो लेग्स, स्नेक के पास लेग नहीं होता है। ठीक है, तो यही है फेवर ऑफ लेमार्किस के एविडेंस है। जिराफ है डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट एक लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग फोरलिंब भी लॉन्ग होती है। ठीक है, इन जिराफ इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। सही बात, जब यूज हुआ, जब उनकी जिराफ की जब नेक का यूज हुआ कि अब हाई लेग से हमें लिफ्ट को पिक करना है, तब उन्हें धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी जो नेक थी वो लॉन्ग हुई। और स्नेक की अगर बात करें तो इन प्रेजेंट डे लिम्बलेस स्नेक इज लॉन्ग स्लेंडर बॉडी फ्रॉम द लिफ्ट एंसेस्टर। ठीक है, देखिए पहले स्नेक के पैर हुआ करते थे, बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, स्नेक के पैर भी क्या हो गए, स्नेक है नो लेग्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको क्रॉलिंग करने में ज्यादा इजी महसूस हुआ इन पे चलने के। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किस। लेमार्किस की क्रिटिसिज्म क्या है। So now we have to study out criticism of लेमार्किस। बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था अगस्त विस्मैन। ठीक है, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अगस्त विस्मैन। ये जो है एक थ्योरी है, इसका नाम था कंटिन्यूटी ऑफ जर्म क्लास। ठीक है, इन्होंने एक थ्योरी लाया जिस थ्योरी का नाम क्या था, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म क्लास। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म क्लास। और इस थ्योरी में इन्होंने क्रिटिसाइज किया, किसे क्रिटिसाइज किया, किसकी, थ्योरी ऑफ
लेमार्किज्म, ठीक है। थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म को थ्योरी कंटिन्यूटी ऑफ जर्म क्लास में क्या क्या क्रिटिसाइज किया, अकॉर्डिंग टू जर्म क्लास जर्म से थ्योरी कंटिन्यूटी ऑफ जर्म क्लास इसके अकॉर्डिंग इसे डिस्ट्रीब्यूट किया देखिए टू पार्ट में, सोमैटिक पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। टू पार्ट में फर्स्ट वन इज somatic part and second one is reproductive part, ठीक है। ये दो पार्ट में डिस्कस किया गया, ठीक है। लेमार्किज्म की जो थ्योरी थी उसकी क्रिटिसाइज किया, किसने क्रिटिसाइज किया, तो अगस्त स्पीसमैन साइंटिस्ट ने, जो कि जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो ये थ्योरी आप लोगों को समझ में आ गई। रिसर्च कैरेक्टर which of include in reproductive part in enable next generation, ठीक है। जो भी कैरेक्टर रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या करें इंक्लूड हो, वही क्या होगा enable the next generation according to German biologist अगस्त स्पीसमैन। ओके, सो नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट नियो लेमार्किज्म। देखिए लेमार्किज्म की थ्योरी में क्या आता है, नियो लेमार्किज्म देखिए नियो लेमार्किज्म क्या होता है ये समझते हैं ना। देखिए अगर बात करें नियो लेमार्किज्म क्या होता है, देखिए नियो लेमार्किज्म हैज बीन revived in the form of genetic and environment factor, ठीक है। कौन से फैक्टर, तो जेनेटिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर न्यू स्पीसीज। ऐसे फैक्टर्स जो कि जेनेटिकल हो, इन्वायरमेंटल हो, रिस्पॉन्सिबल होते हैं नए नए स्पीसीज का फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। इनके बारे में बताया गया अकॉर्डिंग टू टीएच मॉर्गन, अकॉर्डिंग टू टीएच मॉर्गन साइंटिस्ट, टीएच मॉर्गन के अकॉर्डिंग। टीएच मॉर्गन जो है वो नया साइंटिस्ट है, ठीक है। ये स्टेट करके देखिए जब सेल होता है फॉर्म होता है सोमैटिक सेल से। इनके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। देखिए इनके अकॉर्डिंग सबसे पहला पॉइंट है जर्म सेल होता है, ये किस चीज से फॉर्म हुआ रहता है, ये फॉर्म हुआ रहता है सोमैटिक सेल से, ठीक है। सोमैटिक सेल से फॉर्म होता है जर्म सेल का, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट समझना है। सेकंड पॉइंट ये क्या बताते हैं, रीजनरेशन और फॉर्म। ये कहते हैं कि रीजनरेशन होता है अर्थ फॉर्म में, ठीक है। रीजनरेशन इन अर्थ फॉर्म, बताइए अर्थ फॉर्म में रीजनरेशन हुआ है। हम लोग चैप्टर पढ़े हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट पढ़े हैं, तो उसमें क्या रीजनरेशन हुआ है अर्थ फॉर्म में, ठीक है। देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट में ये भी कहा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है प्लांट में, ठीक है। लेकिन हम लोग नोट कर लेते हैं कि ये सारे अकॉर्डिंग क्या बातें करेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू टीएच मॉर्गन इन्होंने ये कहा कि सोमैटिक सेल जो होता है, सोमैटिक सेल से फॉर्मेशन किसका होता है, जर्म सेल का, ठीक है। सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन कहां होता है, किसमें होता है रीजनरेशन, इन अर्थ फॉर्म में। इन्होंने कहा रीजनरेशन होता है, ठीक है। इनफैक्ट इन्होंने ये कहा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रोसेस होती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को पढ़ चुके हैं आप, नहीं करते हैं तो आप जाकर एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्लांट्स चैप्टर जो है आप उसे कवर करें, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसमें, इन प्लांट्स, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंग टीएच मॉर्गन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ए पार्ट ऑफ जाइगोट डेवलप इनटू न्यू स्पीसीज। इन्होंने ये कहा कि पार्ट ऑफ जाइगोट जो होता है, पार्ट ऑफ जाइगोट ये डेवलप हो जाता है, डेवलप इनटू न्यू स्पीसीज, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होता है, जाइगोट जो है वो डेवलप करता है एम्ब्रियो में, है ना, उसका पार्ट भी डेवलप करता है स्पीसीज में। जाइगोट को पूरा डेवलप इसमें कर जाता है एम्ब्रियो में, है ना, मास्टुलेशन ट्रांसलेशन रेस्पिरेशन ये सब प्रोसेस करने के बाद। तो ये सब आपको बताया बच्चे के रिजल्ट में आप लोग जाइगोट डेवलप न्यू स्पीसीज डेवलप करता है, जबकि ऐसा नहीं होता है, जाइगोट जो है न्यू स्पीसीज डेवलप नहीं करता है, पहले एम्ब्रियो डेवलप करता है, ठीक है। तो ये टीएच मॉर्गन के अकॉर्डिंग सोमैटिक सेल होता है वो जर्म सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। रीजनरेशन होता है वो फॉर्म होता है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट होता है, और ये बात सही है, वेजिटेटिव होता है पार्ट ऑफ जाइगोट जाइगोट का पार्ट होता है, इनके अकॉर्डिंग न्यू स्पीसीज डेवलप होता है, लेकिन रियलिटी क्या होता है एम्ब्रियो डेवलप करता है। इनफैक्ट होल पार्ट जो है वही एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी थ्योरी ऑफ एनालिसिस, ठीक है। थ्योरी ऑफ एबाइड डेटिस या फिर थ्योरी ऑफ एनालिसिस आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टडी कर रहे हैं डार्विनिज्म या फिर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट स्टडी अबाउट डार्विनिज्म और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सेकंड थ्योरी इज डार्विनिज्म या फिर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखिए ये कैसे थ्योरी है, इसमें क्या बताया समझते हैं, ठीक है। 19th सेंचुरी में, कब 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट आए जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। हाँ, ये वही साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में अभी हम पिछले टॉपिक्स में स्टडी करके आए। डार्विन प्रिंसेस जैसा बहुत ऐसा डार्विन आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने लास्ट पार्ट देखा होगा तो। अगर नहीं देखा है तो एक बार लास्ट पार्ट लिया तो मैं चार्ल्स डार्विन के बारे में जो भी स्टडी किया है आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। देखिए चार्ल्स डार्विन 19th सेंचुरी में आए, ठीक है, और उन्होंने कांसेप्ट दिया नेचुरल सिलेक्शन का, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कांसेप्ट दिया, कांसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इन्होंने कांसेप्ट दिया नेचुरल सिलेक्शन का, और मैं कब दिया, देखिए जब ये एचएमएस बीगल नाम की शिप में बैठे थे तब, ठीक है। एचएमएस बीगल नाम की एक शिप थी, जहाज थी पानी की, ठीक है। इसमें इन्होंने बैठा था, और उसके बाद इन्होंने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन का इन्होंने कांसेप्ट दिया। किस कहां पे बैठे तो एचएमएस बीगल शिप में, ठीक है। जगह क्या थी, गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। अब देखिए इनके कांसेप्ट में, इनका कांसेप्ट रिलेटेड था वैलेस साइंटिस्ट से। कांसेप्ट जो था, कांसेप्ट ऑफ चार्ल्स डार्विन इज related to Wallace
साइंटिस्ट, ठीक है, पहले साइंटिस्ट से इनका कॉन्सेप्ट रिलेटेड था, ठीक है, एंड गिव द स्टेटमेंट इन फॉलोइंग वे, देखिए कुछ वे में हमने कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने कहा कि जब वैरायटीज आपको डिमांड देखिए देखिए जब भी ओरिजिनल टाइम पे जब अलग अलग वैरायटी के, ठीक है, एक ही एंसेस्टर के अलग अलग वैरायटी के जब ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हुआ तो वो एक दूसरे के कैरेक्टर्स को अडॉप्ट करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। और इन्होंने अपनी एक मैगजीन पब्लिश की, ठीक है, इसमें चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक मैगजीन पब्लिश की, मैगजीन पब्लिश, और पब्लिश जो मैगजीन पब्लिश हुई उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने किस सन में कौन से ईयर में मैगजीन जो है पब्लिश किया था? 1859 में, ठीक है। इतना ही था टोटल अबाउट द थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म। अदरवाइज अभी हम इस पोस्टलेट्स वगैरह पढ़ने लगे, डार्विनिज्म की थ्योरी क्या थी? तो थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। 19th सेंचुरी में चार्ल्स डार्विन आए, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया इसका नेचुरल सिलेक्शन का। एचएमएस लीडरशिप है, यहां बहुत हाई लेवल बैठे होते थे, कॉन्सेप्ट था चार्ल्स डार्विन का, रिलेटेड था वेल साइंटिस्ट से, ठीक है। इन्होंने एक मैगजीन पब्लिश की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मैगजीन का नाम था। वो पब्लिश की 1859 में। इन्होंने ये बताया कि सेम एंसेस्टर की अलग अलग स्पीसीज जब किसी एक ही environment में प्रेजेंट है तो एक दूसरे कैरेक्टर्स को अडॉप्ट करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विनिज्म। Postulates of डार्विनिज्म। पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विनिज्म कौन-कौन से पोस्टुलेट्स डार्विनिज्म के देखिए, जियोमेट्रिक इंक्रीज, लिमिटेड फूड एंड लिमिटेड स्पेस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। और क्या था? वेरिएशन। नेक्स्ट वन इज नेचुरल सिलेक्शन, और वी कॉल सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है। क्लियर हुआ? देखिए 5 पोस्टुलेट्स अगर हमने नोट किए हैं, और भी 2 पोस्टुलेट है, ठीक है। देखिए 2 पोस्टुलेट यहाँ पे नोट कर देंगे, और भी 2 पोस्टुलेट कौन-कौन से हैं देखिए। एक है इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, और एक और कौन सा है पोस्टुलेट? स्पेसिएशन, ठीक है। तो ये किसके पोस्टुलेट्स हैं? ये पोस्टुलेट है डार्विनिज्म की थ्योरी के, ठीक है। देखिए सबसे पहले जेनेटिक इंक्रीज, ठीक है, यानी कि जो भी एरिया है उसका इंक्रीज जाना, लिमिटेड फूड एंड स्पेस, तो जो फूड है उसका लिमिटेड है, यहाँ पे ये भी है पोस्टुलेट है, ठीक है। यहाँ तक कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना, वेरिएशन चेंजेस हो जाना, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन यानी कि हम खुद से सेलेक्ट करके बाहर आना, तो कैसी एडाप्टेशन की क्षमता आना करना, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, तो जो भी वेरिएशन है उनका इनहेरिटेंस मतलब अडॉप्ट कर पा रहे हैं, स्पेसिएशन की कैसी स्पीसीज ने अडॉप्ट करना, इनकी थ्योरी और अबाउट द एडाप्टेशन, ठीक है। तो पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विनिज्म यही है, ठीक है। और देखिए और कुछ कांसेप्ट है जो कि इन सभी कांसेप्ट को ज्योमेट्रिक इवोल्यूशन या लिमिटेड फूड एंड स्पेस, इनको हमें एक एक करके स्टडी करना है कि इसमें आके इन्होंने क्या बताने की कोशिश की। सबसे पहले हम समझेंगे ज्योमेट्रिक इंक्रीज के बारे में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट स्टडी अबाउट ज्योमेट्रिक इंक्रीज। देखिए सबसे पहले आता है ज्योमेट्रिक इंक्रीज। ज्योमेट्रिक इंक्रीज क्या होता है देखिए समझते हैं। पॉपुलेशन टेंड टू मल्टीप्लाई ज्योमेट्रिकली एंड द रिप्रोडक्टिव पावर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि 1 बैक्टीरिया प्रोड्यूस 1 बैक्टीरिया इन पर आवर्स, ठीक है। देखिए जो पॉपुलेशन जो है मल्टीप्लाई होती है ज्योमेट्रिकली, पॉपुलेशन की अगर बात करें तो ये मल्टीप्लाई होती जाती है जियोमेट्रिकली, ठीक है, एंड द रिप्रोडक्टिव पावर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल की, इसके ज्योमेट्रिक का इंक्रीज के एग्जांपल की बात करें तो एक बैक्टीरिया जो होता है, कितना बैक्टीरिया? सिंगल बैक्टीरिया, ठीक है। सिंगल बैक्टीरिया होता है मतलब सिर्फ एक बैक्टीरिया, ठीक है। 1 आवर की हम बात करें, 1 आवर में 1 कप बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। कौन? एक बैक्टीरिया जो होता है 1 घंटे में लगभग 1 कप बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, वन फीमेल जो होती है वो नेक्स्ट जनरेशन 32, ठीक है, टोटल 32 नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है। एक फीमेल जो होती है, ठीक है, ह्यूमन, ठीक है, ये 32 नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है इन हर लाइफ साइकिल, ठीक है। क्लियर हुआ? ये दो एग्जांपल एक बैक्टीरिया का और फीमेल का, ठीक है। देखिए इनसे हमें क्लियर हो गया ज्योमेट्रिक इंक्रीज क्या है। अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो देखिए सबसे पहले बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया बना हुआ है, तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। अदरवाइज इनमें मींस वन फीमेल प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन इन देयर लाइफ साइकिल, ओके। सो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट लिमिटेड फूड एंड स्पेस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट स्टडी अबाउट लिमिटेड फूड एंड स्पेस। लिमिटेड फूड एंड लिमिटेड स्पेस, ठीक है। देखिए लिमिटेड फूड और लिमिटेड स्पेस क्या है? डार्विनिज्म में स्टेट है तो पॉपुलेशन टेंड टू इंक्रीज ज्योमेट्रिकली बट फूड ओनली इंक्रीज अरिथमेटिकली, ठीक है। डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज कर रही है? पॉपुलेशन इंक्रीज ज्योमेट्रिकली, ठीक है, बट फूड इंक्रीज अरिथमेटिकली, ओके। देखिए इसका मेन फैक्टर यही है कि लिमिटेड फैक्टर है इंक्रीज करने के लिए पॉपुलेशन, ठीक है। देखिए जैसे फूड और स्पेस को इंक्रीज करने की बात करें तो कुछ ही लिमिटेड फैक्टर है, लिमिटेड
factor is present to increase food and स्पेस है ना, फूड हो या फिर स्पेस हो, इनको इंक्रीज करने के लिए लिमिटेड फैक्टर यूज होता है ना। देखिए तो इसका मतलब यही है कि फूड और स्पेस की हम बात करें तो ये तो लिमिटेड है, लेकिन हम बात करें पॉपुलेशन की तो ये इंक्रीज कर रही है रैपिडली, ठीक है। तो देखिए तो सेकंड पॉइंट समझ में आया, लिमिटेड फूड एंड स्पेस। अब हमें समझना है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है, यानी कि लाइफ स्पैन के लिए स्ट्रगल कितना करना होता है ये हमें समझना है, ठीक है, कैसे स्ट्रगल करना है ये समझना है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कैसे हो रहा है देखिए। तो देखिए हम बात कर रहे थे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की, ठीक है। तो जैसे लगातार कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो फूड और स्पेस का भी कंपटीशन हाई होते जा रहा है, ठीक है। तो देखिए एग्जिस्टेंस का भी कंपटीशन हाई हुआ, ठीक है, जो एनिमल अपनी लाइफ से फाइट कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, उनका भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट आता है, फर्स्ट होता है इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक सबसे पहला पॉइंट होता है। इंट्रा स्पेसिफिक क्या होता है, दैट स्ट्रगल इन सेम स्पेस फॉर स्पेस एंड फूड, ठीक है, स्ट्रगल इन सेम स्पेस फॉर स्ट्रगल एंड फूड, ठीक है। इंट्रा स्पेस समझ गया, सेम स्पेस में स्ट्रगल करना किसके लिए, सेम स्पेस में स्ट्रगल करना किसके लिए, स्पेस के लिए और फूड के लिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक क्या होता है देखिए, इंटर स्पेसिफिक इन द सेंस स्ट्रगल फॉर फूड एंड स्पेस इन डिफरेंट स्पेसेस, ठीक है। देखिए स्ट्रगल फॉर फूड एंड स्पेस फॉर डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, क्लियर है। इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक क्लियर हो, इन्वायरमेंट क्लियर बात करें तो स्ट्रगल ऑफ इन्वायरमेंट में देखिए, ठीक है, इन्वायरमेंट की बात करें, अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट दैट इज इन्वायरमेंट, तो देखिए इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो स्ट्रगल फॉर इन्वायरमेंट के लिए स्ट्रगल करना किससे, तो विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए इसका एग्जांपल है हीट और फ्लड डॉट कंडीशन, की इन्वायरमेंट का बहुत सारा कंडीशन आता है, हो सकता है कहीं पे बाढ़ आ जाए फ्लड, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंसान को अपना स्पेस चेंज करना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वजह होती है यहाँ पे वगैरह जो होता है, प्रोग्राम बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट आता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट आता है वेरिएशन, ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है देखिए, समझते हैं वेरिएशन क्या है। वेरिएशन होता है लॉ ऑफ नेचर, ठीक है, वेरिएशन क्या है, तो ये है लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। लॉ ऑफ नेचर में हम क्या करते हैं, वेरिएशन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ नेचर, मतलब लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग कोई भी दो इंडिविजुअल जो है आइडेंटिकल ट्विंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, नो एनी टू इंडिविजुअल एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है, दो आइडेंटिकल ट्विंस को कोई भी दो इंडिविजुअल क्या कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। इसकी वजह से वहां पे वेरिएशन हो जाता है, इसका फैक्टर क्या होता है, हेरिडिटी होता है, ठीक है, वेरिएशन हो जाएगा और वेरिएशन का फैक्टर क्या होता है, तो इसका फैक्टर हो जाएगा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और वेरिएशन पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं स्पेसिएशन, ठीक है। ये सब पॉइंट्स हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। लेट्स स्टार्ट नेचुरल सिलेक्शन, जिसे हम और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए इससे क्या होता है कि नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में देखिए डार्विन ने कहा कि जो भी इंडिविजुअल होते हैं वो अपनी यूजफुल वेरिएशन, ठीक है, हेटेरोजाइगस पॉपुलेशन करती है। डार्विन से इंडिविजुअल की यूजफुल वेरिएशन, ऐसे इंडिविजुअल जिनमें यूजफुल वेरिएशन होता है हेटेरोजाइगस पॉपुलेशन से मैच नेचर वाज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। देखिए जिनका नेचुरल सिलेक्शन नेचर की वजह से वेरिएशन हो जाता है, ऐसे इंडिविजुअल जिनमें नेचर की वजह से वेरिएशन आता है उन इंडिविजुअल उनको हम कहते हैं, मतलब ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ये तो हम पता ही है ना। देखिए नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, इसे हम कंसीडर करते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी जैसे सर्वाइवल रहना चाहता है जो फिटेस्ट है वो जैसे सर्वाइव करना चाहता है उस हिसाब से इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करता है रिस्ट्रिक्टिव फोर्स नॉट अ क्रिएटिव फोर्स, ठीक है। देखिए ये बात है कि नेचुरल सिलेक्शन जो है, नेचुरल सिलेक्शन ये एक्ट करता है एज अ रिस्ट्रिक्टिव फोर्स नॉट ए क्रिएटिव फोर्स, नॉट क्रिएटिव फोर्स की तरह, ठीक है। देखिए अब हमें समझना है इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन का टॉपिक क्या है कि आदमी जो है इंक्रीज करते हैं, जो भी इंक्रीज करते हैं वो अपने यूजफुल कंटीन्यूअस वेरिएशन में जैसा उनको वेरिएशन चाहिए यूजफुल वेरिएशन उसी हिसाब से प्रोग्राम सिस्टम में वैसे चेंजेस आ जाती है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं गोल फिट टू चेंज एनवायरनमेंट, ठीक है। देखिए जैसा आज एक नेक्स्ट पॉइंट है, मैं यहां नोट कर रही हूं, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, ठीक है। यूजफुल वेरिएशन इन सेंस मतलब अकॉर्डिंग टू चेंजेस अकॉर्डिंग टू वेरिएशन, समझ सकते हैं। देखिए क्या होता है कि पहले के टाइम में जैसा आज के टाइम में इन्वायरमेंट होता है क्लाइमेट में, वैसा पहले टाइम में नहीं हुआ करता, ठीक है। आज के टाइम में कभी हो सकता है कि इन्वायरमेंट हुआ भी लेकिन तो गर्मी बहुत ज्यादा बड़ी बहुत सारा थी, क्या हुआ थोड़ा टाइम तक चलिए, ठीक है। लेकिन हम लोग के अंदर ये सहने की क्षमता कहां से है, हमारे पेरेंट्स से, ठीक है। ये सब चेंजेस हमारे कहां से, हमारे पेरेंट्स से, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर भी ऐसी एडaptation क्षमता थी। तो जो एडaptation होता है, एडaptation हमारे अंदर कहां से आता है, हमारे
पेरेंट्स आता है, ठीक है। तो ऑफ स्क्रीन में जो भी एडेप्टेशन आता है पेरेंट्स आता है, यही इनहेरिटेंस ऑफ उसका वेरिएशन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिएशन। देखिए स्पेसिएशन क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है यही मैं नोट कर रही हूँ, इसको नोट कर लिया पहले, इस मसले को पॉइंट नोट कर रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिएशन। देखिए स्पेसिएशन क्या है, स्पेसिएशन में क्या बताया गया दैट अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन इन अ ग्रेजुअल प्रोसेस। इवोल्यूशन कैसे है, ग्रेजुअल प्रोसेस, लगातार चलने वाली प्रोसेस है, एंड स्पेसिएशन ऑफ साइड ग्रेजुअल चेंज। और स्पेसिएशन कब होता है, जब ग्रेजुअल चेंज लगातार चेंजेस आती रहती हैं, जब लगातार इवोल्यूशन होता है तब स्पेसिएशन होता है। यानी कि जो एक्जिस्टिंग स्पीशीज है लगातार इवोल्यूशन के बाद जो नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पेसिएशन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं है। अब देखो नेक्स्ट है एविडेंसेस इन फेवर ऑफ डार्विनिज्म। डार्विनिज्म के फेवर में कौन कौन से एविडेंस है ये हम समझ लेते हैं। एविडेंसेस की अगर बात करें कौन कौन से एविडेंस है डार्विनिज्म थ्योरी के फेवर में, तो देखिए सबसे पहला एविडेंस है द फोर लिम्स एंड नेक ऑफ जिराफ इज एविडेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। फोर लिम्स एंड नेक ऑफ जिराफ, ठीक है। अगर हम बात करें जिराफ की फोर लिम्स की या फिर जिराफ की नेक की, तो देखिए जिराफ ने एडाप्टेशन किया, इवोल्यूशन किया, इन द सेंस छोटी छोटी ग्रास खत्म हो गई, जब ग्रास खत्म हो गई, ग्रास खत्म हो गई तो जिराफ को जरूरत पड़ी जो लॉन्ग ट्रीज थे उनके ऊपर से लीव्स को पिक करने की, इसके लिए जिराफ ने वाला कुछ करने की कोशिश की। जैसे कुछ करने की कोशिश की, जनरेशन दिखने के बाद इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि सभी जनरेशन से जाके आप उसकी बात करें तो उनको ये कोशिश करनी थी जो लॉन्ग ट्रीज है उनसे वो क्या करे, इसको पिक करे। तो उस जनरेशन के बाद जिराफ की जो लॉन्ग नेक जो है वो लॉन्ग होने लगी, एंड उसमें इवोल्यूशन हो गया, फोर लिम्स में इवोल्यूशन हो गया, ठीक है। सेकंड है देयर इज क्लोज पैरेलल नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है। देखिए एक क्लोज पैरेललिज्म है, पैरेललिज्म है किसके किसके बीच में, बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बीच में क्या है, क्लोज पैरेललिज्म है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए अब समझना है एविडेंस जो भी अगेंस्ट है किसके, डार्विनिज्म के। ये कैसे एविडेंस है, तो इन फेवर ऑफ डार्विनिज्म, फेवर ऑफ डार्विनिज्म, ये ऐसे एविडेंस है जो कि डार्विनिज्म के फेवर में थे, ठीक है। अब हमें समझना है ऐसे एविडेंस जो कि डार्विनिज्म के अगेंस्ट होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से डार्विनिज्म की थ्योरी को क्या किया गया था, जिसकी वजह से डार्विनिज्म की थ्योरी क्या किया डाउट किया गया, ठीक है। चलिए समझते हैं एविडेंस इन अगेंस्ट डार्विनिज्म, ठीक है। अगर हम बात करें एविडेंसेस अगेंस्ट डार्विनिज्म, डार्विनिज्म के अगेंस्ट में कौन कौन से एविडेंस है, देखिए सबसे पहला एविडेंस क्या है, दैट इनहेरिटेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्डर, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्डर। देखिए हुआ क्या कि ये बात तो मानी जा सकती है कि इवोल्यूशन होता है, लेकिन इनहेरिटेंस तो है वेस्टिजियल ऑर्डर का। जैसे कि जिराफ है तो जिराफ को शॉर्ट नेक नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसमें इनहेरिटेंस होगा, कुछ जनरेशन को आना चाहिए शॉर्ट नेक। उसके बाद इवोल्यूशन होगा, स्नेक की बात करें तो स्नेक में जैसे कि स्नेक के पैरों का यूज नहीं था, लेकिन बहुत सालों सालों के बाद इवोल्यूशन कब होता है, कई हजार साल के बाद क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन जब हुआ तो उससे पहले तो स्नेक के सभी जनरेशन में था ना, लेग तो था ना, लेकिन मतलब वेरिएशन हुआ, इनहेरिटेंस तो होता है, इनहेरिटेड तो होता है हर जनरेशन में। स्नेक का जो है वो तो आते हैं, बहुत सारे जनरेशन बीतने के बाद स्नेक जो है उनके पास लेग नहीं बचा, उनके पास लिम्स नहीं बची, ठीक है। तो यही कहा गया जो वेस्टिजियल ऑर्डर है उनके डायरेक्ट खत्म होना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन में वेस्टिजियल ऑर्डर होने नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट जनरेशन में वेस्टिजियल ऑर्डर हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन में वेस्टिजियल ऑर्डर इनहेरिट हुआ करते थे, ठीक है। ये क्या था अगेंस्ट एविडेंस डार्विनिज्म की थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट एविडेंस क्या डार्विनिज्म की थ्योरी के, तो डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन सोमैटिक एंड जर्नल वेरिएशन, ठीक है। ये डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन जर्मिनल एंड सोमैटिक वेरिएशन। डार्विनिज्म जो थे चार्ल्स डार्विन, इनकी थ्योरी डार्विनिज्म में ये नहीं बताया गया कि जर्मिनल वेरिएशन और सोमैटिक वेरिएशन के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, लास्ट एविडेंस जो इनके अगेंस्ट था, इनके अगेंस्ट डार्विनिज्म की थ्योरी के तो था इनहेरिटेंस ऑफ स्मॉल वेरिएशन इन दोज ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन फुली फॉर्म, ठीक है। देखिए वो ऑर्गेनिज्म का डिस्यूज हो जाना जो क्या है फुली फॉर्म ऑर्गन है, वो ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाना डिस्यूज, मतलब डिस्यूज हो जाना, कोई वैल्यूज ना रहेगा, ठीक है। एग्जांपल हो जाएगा विंग्स ऑफ बर्ड, ठीक है, एग्जांपल हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा विंग्स ऑफ बर्ड। देखिए कभी कभी इवोल्यूशन में क्या होता है ना कि देखिए आप देखेंगे होंगे कुछ ऐसी भी जनरेशन आती है जिनमें आप देखेंगे कि या तो कोई बच्चे का जन्म हुआ इसका कुछ पार्ट किसी के बॉडी का, ठीक है, ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी जो सिस्टर्स रहे हो, वो फादर्स रहे हो, वो उस ऑर्गन का यूज ना किया हो, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। ये केसेस बनते हैं, जो भी देखिए ये चल रहा है, ये केस बनता है। अगर ये केस बन रहा है यानी कि फुली फॉर्म ऑर्गन को यूज नहीं किया है, ठीक है। जैसे विंग्स ऑफ बर्ड ऐसा होता है कुछ बर्ड ऐसे जन्म लेते हैं जिनमें विंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे विंग्स होते भी हैं तो यूज नहीं लगाती फ्लाई करने के लिए, तो इसका एग्जांपल हो जाता है डिसयूज ऑफ फुली फॉर्म ऑर्गन। ओके, सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है, ठीक है। ये डार्विनिज्म की थ्योरी है, इसके प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है ये समझते हैं, ठीक है। उसके बाद नोटेशन में क्या आएंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल। अगर नेचुरल सिलेक्शन की प्रिंसिपल्स की बात करें, देखिए साइंटिस्ट आएंगे ये बताएंगे, ये चीजें हैं जो कि समझनी है कि प्रिंसिपल यही होता है। देखिए सबसे पहले इसे एक्सप्लेन किया था आर्ट्स नेचुरल साइंटिस्ट ने, ठीक है। सबसे पहले इसे एक्सप्लेन किया था हॉर्स्ट मेयर साइंटिस्ट ने, कब एक्सप्लेन किया था 1982 में, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने 5 ऑब्जर्वेशन दिए थे नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर, ठीक है। इन्होंने हॉर्स्ट मेयर ने क्या किया, 5 ऑब्जर्वेशन दिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन किसके ऊपर, तो नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर, ठीक है। देखिए अभी 5 ऑब्जर्वेशन समझते हैं। इन्होंने क्या बताया था, सबसे पहले इन्होंने बताया कि ऑल स्पीशीज हैव ग्रेट पोटेंशियल ऑफ फर्टिलिटी, ओके, बट ऑल इंडिविजुअल हैव बोर्न सक्सेसफुली, ठीक है। सभी स्पीशीज के पास फर्टिलिटी की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन जितने भी इंडिविजुअल है वो क्या होना चाहिए,
सक्सेसफुली बोर्न होने चाहिए, ठीक है, इन्होंने सब्सक्राइब करी थी, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन ने क्या बताया था, दैट मोस्ट पॉपुलेशन आर नॉर्मली स्टेबल साइज, ठीक है, बहुत सारी पॉपुलेशन क्या होती है, स्टेबल होती है, स्टेबल साइज, ठीक है। और क्या होता है, नेचुरल फ्रेशनेस रिसोर्स अनलिमिटेड, कुछ नेचुरल फ्रेशनेस रिसोर्स क्या होता है, लिमिटेड होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से पॉपुलेशन का एक्सटेंस होता है, वो हो जाता है कि कुछ क्या होता है, लिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन का एक्सटेंस होता है, ठीक है। इन्होंने ये भी बताया कि इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन का एक्सटेंसिटी इज स्टैंडर्ड सो नॉट टू इंडिविजुअल्स एज अ लाइक, कोई दो इंडिविजुअल मतलब एक ही जैसे दिखने वाले दो इंडिविजुअल अलाइक नहीं रह सकते हैं, ठीक है। इन्होंने ये भी कहा था, ठीक है। और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में ये किया था, लास्ट ऑब्जर्वेशन, मच ऑफ दिस वेरिएशन इज इनहेरिटेबल, बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस होते हैं क्या होते हैं, इनहेरिटेबल, जैसे हम लोग यानी इनकी जो एविडेंस है अगेंस्ट नेचुरल सेलेक्शन की एविडेंस स्टैब्लिश में हमने स्टडी करके आए, इनहेरिटेबल होता है, ठीक है। तो इतना समझ में अब आप लोगों के लिए एक बात जो मैं यहां पे नोट करने जा रहा हूं, दैट आप लोगों के लिए होमवर्क है, यानी कि आप लोग तो अपने होमवर्क ही है, ठीक है, फिर भी आप लोगों के लिए एक वर्क है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म, ठीक है। आप लोग अपने आप को ये आइडेंटिफाई करके क्या आप लोग को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म और थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म को, ठीक है। कमेंट करके बताइए अगर डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं तो आप लिखिए यस, कमेंट में बताइए डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं तो आप लिखिए नो, तो मैं आपको ये थ्योरी क्लियर कर दूंगी, ठीक है। डिफरेंशिएट ऑफ लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म थ्योरी, ओके। तो देखिए दो थ्योरी कंप्लीट करिए, फर्स्ट थ्योरी लेमार्किज्म की थ्योरी और सेकंड थ्योरी डार्विनिज्म की थ्योरी, ठीक है। अब हमें सेकंड स्टडी करना है, दैट थ्योरी ऑफ म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थर्ड थ्योरी इज म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। देखिए इवोल्यूशन की म्यूटेशन थ्योरी क्या है, इसे हम समझते हैं, ठीक है। तो इसे फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था ह्यूगो डी साइंटिस्ट ने, किसने एक्सप्लेन किया था, ह्यूगो डी साइंटिस्ट ने, ठीक है। कब, तो 1901 में, ओके। अपनी बुक में इन्होंने पब्लिश कर दिया था, इस बुक का नाम था स्पीसीज एंड वैराइटीज, ठीक है। इनकी दो बुक थी जिसमें इन्होंने पब्लिश किया था इस मतलब थिंकिंग को, मतलब इस थ्योरी को, तो एक था स्पीसीज एंड वैराइटीज और सेकंड बुक थी देयर ओरिजिन बाय म्यूटेशन। आज के टाइम में आप लोग देखेंगे तो दोनों का कंबाइन वर्जन आपको मिल जाएगा, नाम है स्पीसीज वैराइटीज एंड कंबाइन एंड देयर ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन, ठीक है, ओरिजिन बाय म्यूटेशन, ठीक है। अब देखिए ऑल्सो फाइनली ऑब्जर्व किया गया इवनिंग प्राइम ऑफ प्लांट में, ठीक है। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को ऑब्जर्व किसमें किया गया, ह्यूगो डी साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था इवनिंग प्राइमोसा नाम के प्लांट में। इवनिंग प्राइमोसा कौन सा प्लांट होता है जिसे हम 4 ओ क्लॉक नाम से भी जानते हैं, 4 ओ क्लॉक प्लांट आपको सुने भी होंगे, ठीक है। देखिए तो ये सेल्फ प्रोडक्ट होता है, जब नेक्स्ट होता है वॉर्मिंग होता है, क्यों इसने ऑब्जर्व किया था, क्योंकि कैसा होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब देखिए इन्होंने और भी क्या बताया था कि जी की फर्स्ट जनरेशन जो होती है फाउंड हुई थी पैरेंटल टाइप मींस माइनर वेरिएशन हुआ, ठीक है। सबसे पहले जनरेशन फाइंड हुई थी उसमें बहुत ही बड़ा वेरिएशन हुआ, ज्यादा वेरिएशन नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जो सेकंड जनरेशन थी उसमें फर्स्ट जनरेशन से देखिए सबसे पहले जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन आई, कितना हुआ, माइनर वेरिएशन हुआ, ठीक है। लेकिन जब अगली जनरेशन आई तो मेजर वेरिएशन उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। इस देखिए फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और ये भी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए जब पहली जनरेशन आई बहुत ही कम वेरिएशन था, लेकिन जब सेकंड जनरेशन आई बहुत ही अधिक उन्होंने वेरिएशन ऑब्जर्व किया, ठीक है। यानी कि न्यूमेरिकल चेंज हो गया क्रोमोसोम में, ठीक है। न्यूमेरिकल चेंज हुआ क्रोमोसोम में जिसकी वजह से वेरिएशन हुआ, क्या हुआ, न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम, ठीक है। न्यूमेरिकल चेंज हो गया क्रोमोसोम में जिसकी वजह से वेरिएशन हुआ, ठीक है। ह्यूगो डी ने ये भी कहा कि इवोल्यूशन होता है वो डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस होता है अक्रॉस म्यूटेशन। इन्होंने ये भी कहा कि इवोल्यूशन जो होता है ये कैसा प्रोसेस है, इवोल्यूशन इज अ डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस, इवोल्यूशन एक डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस है। और क्यों होता है, तो बाय म्यूटेशन, अगर म्यूटेशन होगा तो इवोल्यूशन होगा। किसने कहा था, ये ह्यूगो डी साइंटिस्ट ने कहा था, ठीक है। अब देखिए हम समझते हैं कुछ एविडेंसेस जो कि फेवर में इसके म्यूटेशन थ्योरी, चलिए समझते हैं कौन से ऐसे एविडेंसेस जो कि फेवर में म्यूटेशन थ्योरी के एविडेंसेस इन फेवर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। देखिए कौन से एविडेंस जो कि म्यूटेशन थ्योरी के फेवर में है, तो कुछ एविडेंसेस जैसे कि अपीयरेंस ऑफ शॉर्ट लेग शीट वैरायटी, ठीक है। तो ये अपीयरेंस ऑफ शॉर्ट लेग फर्स्ट एविडेंस हो जाएगा, अपीयरेंस ऑफ शॉर्ट लेग, ठीक है। नेक्स्ट एविडेंस क्या हो जाएगा, तो म्यूटेशन थ्योरी का नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ न्यू वैरायटी, ठीक है। बाय सिंगल जीन म्यूटेशन, सिंगल जीन म्यूटेशन से ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज नहीं, ओरिजिन ऑफ न्यू वैरायटी, ये किस थ्योरी बताया गया, तो म्यूटेशन थ्योरी में ही बताया गया, ठीक है। और कौन से इसके एविडेंस हो जाएंगे, देखिए एक और एविडेंस है, इसका नेक्स्ट है द इनहेरिटेंस ऑफ वेस्टिजियल एंड ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, ठीक है। इन्होंने ये भी कहा कि इनहेरिटेंस हो जाता है, जैसे कि हमें पता था कि इनहेरिटेंस हो जाता है ऑफ व्हाट, वेस्टिजियल एंड ओवर डेवलप्ड ऑर्गन, ठीक है। क्लियर हो गया, ये जो कुछ एविडेंसेस इसके फेवर में म्यूटेशन थ्योरी के फेवर में है। तो म्यूटेशन
थ्योरी क्लियर हो गई, थर्ड थ्योरी क्लियर हो गई, फोर्थ थ्योरी थी। अब फोर्थ थ्योरी है मॉडल कॉन्सेप्ट जिसमें न्यू डार्विनिज्म या सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। चलिए समझते हैं क्या थ्योरी, उसके बाद हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ना होगा इट्स पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड हार्डी लिम्बल प्रिंसिपल। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले मॉडल कॉन्सेप्ट जो फोर्थ थ्योरी है। अब हमें पढ़ना है फोर्थ पॉइंट दैट इज मॉडल कॉन्सेप्ट इसे हम नियो डार्विनिज्म या फिर सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसके लिए क्या बताया गया, चलिए हम समझते हैं। ठीक है, वेरी स्टूडेंट सुनाओ ये डिस्कस ऑन मॉडल कॉन्सेप्ट जिसे न्यू डार्विनिज्म या फिर सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया, तो साइंटिस्ट ने दिया। किसने दिया इस कॉन्सेप्ट को, तो हक्सले साइंटिस्ट इनके अकॉर्डिंग टू हक्सले ये एक्सप्लेन किया गया इस कॉन्सेप्ट में। मॉडल कॉन्सेप्ट जिसे न्यू डार्विनिज्म या सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं, इसमें एक्सप्लेन किया गया दैट इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एज यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ population as a unit of evolution and central role of natural selection। ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है इसका, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, क्लियर वर्ड। देखिए इतना समझ में आया। इस बात को बिलीव कर दिया गया कि जो भी न्यू स्पीशीज आ रही है डेवलप कर रही है वो कंटिन्यू कर रही है वेरिएशन अपने नेचुरल सिलेक्शन से फॉलो कर रही है। ठीक है, ये किसी तरह का मॉडल कॉन्सेप्ट न्यू डार्विनिज्म क्या है। ठीक है, अब देखिए हम समझते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ न्यू डार्विनिज्म क्या है। न्यू डार्विनिज्म के पोस्टुलेट क्या है, चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें पोस्टुलेट्स ऑफ न्यू डार्विनिज्म के क्या क्या पोस्टुलेट है, देखिए समझते हैं। ठीक है, देखिए जेनेटिक वेरिएबिलिटी कॉज्ड बाय म्यूटेशन ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी किसके द्वारा होती है, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि क्रोमोसोमल म्यूटेशन कॉज कर देता है। ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन का हुआ जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी होगी। ठीक है, इतना समझ में आया। सबसे पहला पोस्टुलेट था किसका, न्यू डार्विनिज्म का। दूसरा पोस्टुलेट क्या है, न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम। ठीक है, न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम में न्यूमेरिकल चेंजेस। ठीक है, और थर्ड पोस्टुलेट क्या है, तो थर्ड पोस्टुलेट है जीन म्यूटेशन। जीन में म्यूटेशन हो जाना क्या है, पोस्टुलेट है न्यू डार्विनिज्म का। ठीक है, देखिए और एक और इसका पोस्टुलेट जिसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, यानी कि सेल राइट इफेक्ट। ठीक है, एक और इसका पोस्टुलेट है जिसे हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम आल्सो नोन एज सेल राइट इफेक्ट। ठीक है, सेल राइट इफेक्ट के नाम से हम इसे जानते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट को ही जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एलिमिनेशन होता है जीन का। किसी भी ओरिजिनल मतलब किसी ओरिजिनल कैरेक्टर का जीन का क्या हो जाना, एलिमिनेशन हो जाना। ठीक है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम रिडक्शन होता है पॉपुलेशन में। ठीक है, ड्यू टू एपिडेमिक एफिड माइग्रेशन की वजह से जो क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है पॉपुलेशन में, वही बताया गया इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट में। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट बेसिक मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन। देखिए बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है म्यूटेशन की, हम समझते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट बेसिक मैकेनिज्म्स ऑफ म्यूटेशन के बेसिक मैकेनिज्म कौन-कौन से होते हैं, तो देखिए समझते हैं कौन से हैं बेसिक मैकेनिज्म। फर्स्ट होता है अपीयरेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ठीक है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी का अपीयरेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ठीक है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी का अपीयरेंस। ओके, सेकंड होता है स्प्रेड ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी पॉपुलेशन। अब ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी है अपीयर है, इसका स्प्रेड हो जाना है, स्प्रेड ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी किससे, इन पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएबिलिटी का क्या जाना, स्प्रेड हो जाना, फैल जाना। ठीक है, और थर्ड होता है अक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी लीडिंग टू स्पेसिफिकेशन। अक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी लीडिंग टू स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक मैकेनिज्म से म्यूटेशन। ठीक है, फर्स्ट होता है अपीयरेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी एंड जेनेटिक वेरिएबिलिटी का अपीयर हो जाना। ठीक है, और सेकंड है स्प्रेड हो जाना इसका, जेनेटिक वेरिएबिलिटी किसमें स्प्रेड हो जाना, पॉपुलेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है अक्यूमुलेशन हो जाना किसका, जेनेटिक वेरिएबिलिटी का। ठीक है, जिसकी वजह से स्पेसिफिकेशन हो जाए। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक मैकेनिज्म किसके, तो म्यूटेशन के। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो देखिए सबसे पहले हमें स्टडी करना है जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑफ एडॉप्टेशन इन इंडिविजुअल मैकेनिज्म। ठीक है, जेनेटिक बेसिस ऑफ एडाप्टेशन का जेनेटिक बेसिस क्या होता है, लेकिन समझते हैं। क्या एक इंसेक्ट है जिसका नाम है विस्टन बैक्टीरिया इंसेक्ट है। ठीक है, क्या नाम है, विस्टन बैक्टीरिया। ये जो इंसेक्ट कहते हैं ओन स्पीसीज, बहुत लाइट कलर। ठीक है, इसकी जो ओन स्पीसीज होती है ना, ओन स्पीसीज
ये कैसी होती है, लाइट कलर की होती है, ठीक है। बट व्हेन इट अडॉप्ट इन इंडस्ट्रियल प्लेसेस, लेकिन जब होता क्या है, बट व्हेन इट अडॉप्ट इन इंडस्ट्रियल प्लेसेस, then it became dark color, ठीक है। डार्क कलर का ये हो जाता है, क्यों? ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल स्मोक, ठीक है। इंडस्ट्रियल स्मोक की वजह से इस तरह हो जाता है, डार्क कलर का हो जाता है। बट अगेन इट प्रोड्यूस एट फॉर्मिंग डे, बट अगेन इट reproduce and forming the black color what Whitson bacteria insect, ठीक है। समझ में आया? ये क्या है, डिफरेंस ऑफ एडaptation में क्या बताया गया, दैट एक Whitson बैक्टीरिया नाम का इंसेक्ट होता है, ठीक है। जब वो अपनी स्पीशीज में रहता है, मतलब नॉर्मली रहता है, तो किस तरह रहता है, लाइट कलर का रहता है, ठीक है। लेकिन जब वो इंडस्ट्रियल बेसिस पे अपना अडॉप्ट करता है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल बेसिस पे, तो किस तरह का हो जाता है, डार्क कलर का हो जाता है, ठीक है। और ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल, क्यों हो जाता है, तो इंडस्ट्रियल इफेक्ट के वजह से, ठीक है। लेकिन जब वो फिर से रिप्रोड्यूस करता है, तो ये फॉर्म करता है क्या, ब्लैक कलर से Whitson बैक्टीरिया इंसेक्ट, ठीक है। समझ में आया? क्लियर क्या, कितना क्लियर होगा कि कैसे एडॉप्टेशन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन प्रोवाइड आता है, ठीक है। कैसे रहा, तो देखिए नॉर्मली लाइट कलर का था, लेकिन इंडस्ट्रियल इफेक्ट पड़ने की वजह से ब्लैक कलर हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोड्यूस हुई, किस तरह की है, डार्क मतलब ब्लैक कलर की, राइट, ठीक है। अब हमें पढ़ना है population genetics and Hardy Wimber equilibrium principle, okay। so now let's start discussing और ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, ठीक है। so students आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी मोटिवेशन मिलेगी और वीडियो सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। आपको सपोर्ट करिए, अदरवाइज वीडियो सपोर्ट होगी ना, आपको सेशन भी कम लगेगी, ठीक है। तो आपको सपोर्ट इसलिए लिए आप लोग शुरू करते हैं, ठीक है। और कोई वीडियो में कमेंट करिएगा, ठीक है। देखिए हमने लास्ट टॉपिक पढ़ने चैप्टर एक्स पॉपुलेशन जनetics एंड हार्डी विम्बर इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल, ओके। पॉपुलेशन genetics and Hardy Wimber equilibrium principle, ठीक है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड हार्डी विम्बर इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल। देखिए इस कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया, तो अकॉर्डिंग टू हार्डी विम्बर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हार्डी विम्बर इक्विलिब्रियम, जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील, जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, एलील की, इन मेंडेलियन पॉपुलेशन, किसमें, तो इन मेंडेलियन प्रिंसिपल में, ठीक है। जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी एलील की, रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। जनरेशन टू जनरेशन इन पॉपुलेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। समझ में आया? देखिए अकॉर्डिंग टू हार्डी विम्बर इक्विलिब्रियम, द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील मेंडेलियन प्रिंसिपल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन पॉपुलेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। देखिए कब होता है ऐसे, तो हार्डी विम्बर ने ये कहा कि हार्डी विम्बर इक्विलिब्रियम में जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी एलील, ठीक है, कहां, मेंडेलियन प्रिंसिपल में, ठीक है, वो कांस्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन तक, किसी भी पॉपुलेशन में, कोई पॉपुलेशन कभी प्रोड्यूस कर रही है सेक्सुअली, ठीक है। तो कब ऐसा होता है, कब कांस्टेंट रहती है, सही समझते हैं। व्हेन द पॉपुलेशन इज लार्जर, ठीक है। ये शो करता है, शो दैट accident of sampling मे भी इग्नोर, ठीक है। बताता ये है, देखिए कब जब पॉपुलेशन जो है वो लार्ज हो, ज्यादा हो, तो ये बताया जाता है कि हो सकता है कि देखिए ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी तो अगर एक्सीडेंट्स होते भी हैं तो उनका सैंपलिंग हो सकता है कि इग्नोर किया जाए, ठीक है। इन फैक्ट म्यूटेशन डज नॉट टेक प्लेस, म्यूटेशन डज नॉट टेक प्लेस, और इफ टेक प्लेस, अगर हो सकता है कि म्यूटेशन मारे रखे, ठीक है, ऐसा म्यूटेशन नहीं होता है, और अगर म्यूटेशन अगर हो रहा है तो रेट इज सेम बोथ डायरेक्शन, ठीक है। देन रेट इज सेम इन बोथ द डायरेक्शन, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में म्यूटेशन होगा नहीं, और अगर हो रहा है तो दोनों डायरेक्शन में जो रेट होगा सेम होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो जाएगा। ऑल द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन सर्वाइव एट इक्वल पॉपुलेशन रेट, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, all the members of population survive and have
इक्वल पॉपुलेशन रेट, ठीक है। देखिए जितने भी मेंबर्स होंगे पॉपुलेशन को सर्वाइव करेंगे और पॉपुलेशन रेट क्या हो जाएगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। तो भी क्या होगा, हार्ड इंटरवल इक्विलिब्रियम क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। देखिए इतना समझ में, ऐसी कॉन्सेप्ट समझ में, और इसी कॉन्सेप्ट ये समझते हैं। देखिए इनक्लोज्ड population in which neither immigration, ठीक है, ना ही immigration होगा और ना ही immigration होगा, नॉन immigration, ठीक है। ना ही, देखिए जब भी इनक्लोज पॉपुलेशन रहेगी तो ना ही वहां पे immigration होगा और ना ही immigration होगा, ठीक है। बहुत ही डिफरेंस है immigration और immigration में, आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूंगी, ठीक है। देखिए उसके बाद अब ये लॉ जो है इक्विलिब्रियम का जो लॉ है, ठीक है, हार्डेनबर्ग इक्विलिब्रियम लॉ जो है ये बताता क्या है, स्टेट्स दैट हेरिडिटरी कन्वर्जन ऑफ, किसका हेरिडिटरी कन्वर्जन ऑफ जी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। एंड इट इज स्टैटिक कंडीशन, ठीक है। ये किसमें होता है, तो इन स्टैटिक कंडीशन, ठीक है, यानी एक समान कंडीशन जब रहती है एक बराबर, तब ये होता है कि कौन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हेरिडिटरी, मतलब इक्विलिब्रियम लॉ है, ठीक है, स्टैटिक कंडीशन में। एंड पॉपुलेशन इज नॉन इन्वॉल्विंग, इट इज नॉन जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। एंड पॉपुलेशन जो होता है ये इज नॉन इन्वॉल्विंग, और इस पूरे इक्विलिब्रियम को कहते हैं नोन एज जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इनका क्लियर में देखिए, सबसे पहले समझते हैं दिस लॉ स्टेट्स दैट हेरिडिटरी कन्वर्जन ऑफ जीन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन एंड इट इज स्टैटिक कंडीशन एंड पॉपुलेशन इज नॉन इन्वॉल्विंग, ओके, इट इज नोन एज जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ओके। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट इसका इक्वेशन क्या होता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम का, चलिए समझते हैं। हार्डेनबर्ग के इक्विलिब्रियम का इक्वेशन क्या है, इसे समझते हैं, ओके। देखिए अगर बात करें हार्डेनबर्ग की इक्वेशन की, तो द सम टोटल ऑफ सेल एलिक फ्रीक्वेंसीज टेकन एज 1, ठीक है, ठीक है। अगर हम इसको मैथमेटिकल लिखें तो मैथमेटिकली ये कैसे लिखेंगे हम इसको, देखिए इसका इक्वेशन कैसे हो जाएगा, सो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ad, फॉर्मूला याद है ना, उसी से बनाया गया है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल्स टू 1, ठीक है। सारे सारे का फ्रीक्वेंसी क्या होता है हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है। क्लियर होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन इज p स्क्वायर, ठीक है। p स्क्वायर क्या है, तो ये है इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन, ठीक है। अगर हम बात करें q स्क्वायर की, तो q स्क्वायर क्या है, देखिए इंडिविजुअल पॉपुलेशन कैसा, तो कैपिटल है अकॉर्डिंग टू मेंडल, याद होगा कैपिटल डोमिनेंट इंडिविजुअल पॉपुलेशन है, और q स्क्वायर क्या है, इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन, इंडिविजुअल पॉपुलेशन, ये भी q स्क्वायर है, ये कैसा है, तो इसी के लिए स्मॉल है, ठीक है। और अगर हम बात करें 2pq क्या है, तो 2pq क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन, ठीक है। लेकिन कैसी, कैपिटल है स्मॉल है, जो कि क्या होता था हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड की ये फ्रीक्वेंसी अगर देखिए नॉर्मल इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो p स्क्वायर है इंडिविजुअल पॉपुलेशन फॉर डोमिनेंट कैरेक्टर, q स्क्वायर इंडिविजुअल पॉपुलेशन फॉर रिसेसिव कैरेक्टर एंड 2pq इज इंडिविजुअल पॉपुलेशन फॉर व्हाट, हाइब्रिड कैरेक्टर, ठीक है। तो समझ में आया ना, कोई डाउट नहीं है। सो अब आपका चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है, ठीक है। इवोल्यूशन चैप्टर फाइनली आप लोगों का फिनिश हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। कोई भी अगर आप लोग डाउट है आप कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके। और सभी पार्ट्स आप लोग चेक करिए, क्योंकि अगर आप सभी पार्ट चेक नहीं करेंगे तो आप लोग प्रॉब्लम चैप्टर समझने में, ठीक है। तो देखिए अब हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ और उनकी डिजीज, ठीक है। चलिए हम समझते हैं ह्यूमन हेल्थ और डिजीज चैप्टर को नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इवोल्यूशन चैप्टर का, ये लास्ट कांसेप्ट है हार्डेनबर्ग इक्विलिब्रियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा है 5 और 10 मार्क्स में, जिसे आपको टोटल डिस्क्राइब करना होता है। इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया, इनफैक्ट लाइंस भी नोट करनी चाहिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है।